नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस चैनल में। आज मैं आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए, जो कि आपकी CBT 2 और आने वाली जो शिफ्ट है उसमें मदद करेगा। जो भी फेजेज़ हैं, जो भी शिफ्ट होने हैं, उसमें आपको हेल्प करेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। CISF पे प्रश्न पहला है आपका, CISF की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि प्रश्नों की प्रकृति को देखते हुए आपको ऐसा महसूस होगा कि जो परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन और उसके सन पे आ रहे हैं कि कब उसकी स्थापना हुई, कहाँ उसका मुख्यालय है। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो ज़्यादा गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि हम लोगों को ये होता है कि सन वगैरह नहीं याद होता, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ हुई है और कहाँ उसका मुख्यालय हुआ, आसानी से याद नहीं होता है। तो उसको याद करना पड़ता है, उसको रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके आपको याद होता है। तो उस चीज़ों को ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। CISF की स्थापना कब हुई, तो ये 1969 में इसकी स्थापना हुई थी CISF की। तो CISF का फुल फॉर्म भी जान लें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म है। और जो इसके ऊपर जो एक्ट आया था 1968 में आया था और इसकी स्थापना 1969 में हुई है। तो याद रखिएगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है और इसकी स्थापना 1969 में की गई, ये याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SBI पे क्वेश्चन पूछा गया, SBI की स्थापना कब हुई थी। देखिए सन आ रहा है, तो SBI की स्थापना 1955 में की गई थी। 1 जुलाई 1955 में SBI की स्थापना की गई थी। तो इसको याद रखें आप लोग। SBI के बारे में थोड़ी जानकारी आप ये ले लें कि SBI जब 1955 में SBI बना, ठीक है, उससे पहले क्या ये बैंक था, तो हाँ ये बैंक था, नया नहीं था। इससे पहले इसका नाम जो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। और 19 में इसका नामकरण करके SBI नाम रख दिया गया। तो 1955 में इसकी स्थापना कह सकते हैं कि हुई थी, ठीक है। पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता एलोरा गुफाएं आप लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो जो अजंता की गुफाएं किस प्रकार का चित्रण देखने को मिलता है, तो भित्ति चित्र इसके अंदर देखने को मिलता है। इसको टेम्परा शैली भी कहते हैं, ठीक है। तो टेम्परा शैली या मुराल शैली बोला जाता है इसको, ठीक है। तो अजंता की गुफाएं कैसी हैं, भित्ति चित्र कला से सुसज्जित है, मतलब भित्ति चित्र देखने को मिलता है। इनकी दीवारों पर चित्र जो बनाए गए हैं, जो दीवारी जो गुफाएं उनकी दीवारों पर इसको उत्कीर्ण किया गया है। और इसके अंदर जानेंगे एक चीज़ ये कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो चरण हैं वो और जो जातक कथाओं के बारे में, जातक कथाओं की कहानियाँ इनके बारे में लिखी गई हैं, बुद्ध के जीवन के बारे में, और जातक कथाएँ जो उनसे संबंधित है वो चीज़ें उसके ऊपर उत्कीर्ण की गई हैं, ठीक है। और ये भी जाने कि अजंता गुफाएँ कहाँ पर है, तो ये औरंगाबाद में है दोस्तों, औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये है। तो अजंता एलोरा की गुफाएं हम लोग पढ़ते हैं, तो अजंता भी औरंगाबाद में, एलोरा भी औरंगाबाद में महाराष्ट्र में पड़ता है। एलोरा की जो गुफा है उसको राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इसको निर्मित करवाया था, ठीक है। तो याद रखेंगे, इतना जरूरी चीज़ें हैं, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, और याद रखें इसके साथ कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है किसके लिए, किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। और इसकी ये जो इसकी स्थिति है वो असम के अंदर है, तो असम में ये है, ठीक है। वहाँ से एक नेशनल हाईवे गुजरता है, इसका नाम है NH-37। तो NH-37 जो नेशनल हाईवे है, तो ये वहाँ से गुजरता है और ये वहाँ के जो जानवर होते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है ये नेशनल हाईवे, और जो यहाँ पे यात्री जाते हैं उनके लिए भी ये असुविधा उत्पन्न करता है। तो याद रखेंगे, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ से नेशनल हाईवे 7 गुजरता है, ठीक है। और काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में इसकी स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं, स्पेन और मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। तो दोस्तों स्पेन जो है वो यूरोप का एक देश है और मोरक्को अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। तो इसको अलग करता है, कौन जल संधि अलग करती है, जिब्राल्टर की जल संधि इसको अलग करती है। और भूमध्य सागर आप लोग जानते हैं, जो यूरोप और अफ्रीका है उसके बीच भूमध्य सागर पड़ता है। और जब हम लोग यूरोप के जब हम पश्चिमी क्षेत्र में जाएंगे और जो अफ्रीका के पश्चिमी, तो वो अटलांटिक महासागर पड़ता है। तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है जिब्राल्टर जल संधि, तो इसको याद रखेंगे। तो जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को यानी अफ्रीका के एक देश को और स्पेन यानी यूरोप के एक देश को अलग करने का काम करता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, अनटचेबल एंड कूली, याद रखेंगे, अनटचेबल एंड कूली उपन्यास के लेखक कौन है, तो मुल्क राज आनंद है। याद दोस्तों याद रखिएगा, मुल्क राज आनंद है, ये थोड़ा सा फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन से देश के पास
अधिक टाइम जोन है, जिसने अपने अपने देश में टाइम जोनों की संख्या ज़्यादा कर रखी है, वो कौन सा देश है? तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन था, प्रश्न जो है तो उसमें यूएसए था, तो यूएसए के पास टाइम जोन ज़्यादा है। उसके साथ ही रसिया के पास भी टाइम जोन है, तो 11 जोन अमेरिका के पास भी हैं और 11 ही जोन रूस के पास है। दोनों का बराबर, जो ऑप्शन के हिसाब से रूस में नहीं था ऑप्शन में, तो यूएसए आपका आंसर सही माना जाएगा और इसको याद रखेंगे। और अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो जोन की बात करें तो वो फ्रांस के पास है, फ्रांस के पास 12 जोन है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन में जो था आपका यूएसए था, तो उस पर यूएसए टिक करना था। अगर रूस होता, अगर यूएसए नहीं होता तो रूस होता, तो रूस पर टिक करते। अगर यूएसए रूस दोनों ना होता तो फ्रांस होता, तो फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा जोन हैं दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। तो जो भी आपकी भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है, ग्रीनविच रेखा किन किन देशों से गुजरती है, मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है, कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, तो इनको भी याद रखेंगे किन किन देशों से गुजरती है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, सभी मच्छरों की प्रजातियां जितनी होती हैं पाई जाती हैं, उनमें जो जीवन चक्र के दौरान अलग अलग कौन से चरणों से गुजरते हैं? तो जो मच्छर होते हैं अपने जीवन चक्र में किन किन चरणों से गुजरते हैं वो ही आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले एग पाया जाता है, एग होता है, मच्छर अंडे देते हैं पानी के अंदर, फिर वो एग लार्वा में बदलता है। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, एग जो होता है लार्वा में बदल जाता है और लार्वा जो होता है प्यूपा में बदल जाता है और प्यूपा जो फिर एडल्ट हो जाता है, तो जब एडल्ट होता है तो मच्छर बन जाता है। तो मच्छर देखिए फिर पूरा चक्र चलता है, मच्छर से फिर अंडा, अंडा से फिर लार्वा, लार्वा से प्यूपा, फिर अडल्ट बनेगा। और यही चरण, सेम चरण जो होता है बटरफ्लाई का भी होता है, मतलब तितली का भी होता है कि पहले जो बनेगा एग बनेगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर एडल्ट बनेगा वो। तो याद रखिएगा दोस्तों। ईरान का पूर्व नाम क्या था? तो ईरान की बात कर रहे हैं, ईरान का पूर्व नाम मतलब पुराना नाम क्या था ईरान का? तो याद रखेंगे ईरान का पुराना नाम पर्सिया था। तो पर्सिया के नाम से ईरान जाना जाता था दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, कौन लोग कर रहे थे? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है दोस्तों वो मोहम्मद अली और शौकत अली कर रहे थे। मार्च 1919 में ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इस पहला जब सम्मेलन होता है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का, जो पहला, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इस प्रश्न में और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बार बार रिपीट जरूर हो रहा है, फिर भी लोग लड़के गलत करके आ रहे हैं। चीज़ों को ध्यान सुने जो मैं बता रहा हूँ। जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, ध्यान सुनेंगे, इसको मोहम्मद अली शौकत अली ने जरूर शुरू किया था, लेकिन जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो अध्यक्षता थी उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी नई दिल्ली में। ध्यान देंगे, स्पेस जो प्लेस है वो भी याद रखेंगे। प्लेस जो अध्यक्षता की गई, जो कमेटी गठित की गई थी भारतीय खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, क्योंकि खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन लगभग अगले बगल शुरू हुए थे, दोनों साथ में लगभग शुरू हुए थे। हालांकि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और जो खिलाफत है 1919 में शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो अध्यक्षता तो महात्मा गांधी कर रहे, तो कहाँ पर कर रहे थे? तो दिल्ली में कर रहे थे। लेकिन खिलाफत जो आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो लखनऊ से शुरू होती है, तो ये भी याद रखेंगे। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत लखनऊ के अंदर होती है, लेकिन जो कमेटी की जो अध्यक्षता होती है नई दिल्ली में होती है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है वो ध्यान देंगे आप लोग। अच्छा, इसमें प्रश्न और ये बन जाता है कि ये कारण क्या था खिलाफत आंदोलन शुरू होने का? तो लोग ये चाहते थे कि तुर्की में जो खलीफा का जो पद था वो जो समाप्त कर रहे थे अंग्रेज, उसको पुनः स्थापित किया जाए। हालांकि 1924 में जाके कमाल पाशा ने खिलाफत जो अब खलीफा का पद जो था वो समाप्त ही कर दिया। फाइनली तुर्क में जो खलीफा का पद था वो समाप्त ही कर दिया गया। मगर खलीफा का पद ना समाप्त किया जाए, इस चीज़ को लेकर जो आंदोलन चल रहा था वो शुरुआत किया था मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था मार्च 1919 में। ध्यान देंगे, जो आंदोलन की शुरुआत हुई वो लखनऊ में होती है और जो अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी नई दिल्ली में करते हैं कमेटी की। तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर क्षमता मतलब स्पेस की बात कर रहा है। जो लोग मेमोरी पढ़ते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो उस मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी? कई यूनिट पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं कि हम लोग किलोबाइट, केबी पढ़ते हैं, मेगाबाइट पढ़ते हैं, जीबी पढ़ते हैं, टीबी पढ़ते हैं, टेराबाइट पढ़ते हैं, पेटाबाइट पढ़ते हैं, एक्साबाइट पढ़ते हैं, जेटाबाइट पढ़ते हैं और योटाबाइट पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी यूनिट जो है दोस्तों वो है योटाबाइट होता है, YOTTA। तो योटाबाइट सबसे बड़ी यूनिट होती है। लेकिन दोस्तों जो आपका ऑप्शन था उसमें योटाबाइट नहीं दे रखा था, इसमें 10 की पावर 24 होती है दोस्तों, ये ऑप्शन में नहीं था। आपकी जो थी जेट्टा दे रखी थी, जेट्टा जो कि 10 की पावर 21 होती है, ये सबसे बड़ी यूनिट वहाँ पर आंसर माना गया था, क्योंकि योटा जो था सबसे बड़ी यूनिट जरूर होती है लेकिन ऑप्शन में योटा नहीं था। तो जेट्टा आपका ऑप्शन में था, तो ये आपका आंसर सही माना गया है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो होती है योटा और सेकंड लार्जेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है यटा, याद रखिएगा, ठीक है, जेटा होती है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों,
आपने एक न्यूज़ सुना होगा, बहुत पुरानी न्यूज़ है क्योंकि करंट अफेयर पुराना भी पूछा जा रहा है परीक्षा के अंदर। 2018 में ये घटना घटी थी कि एक गुफा थी जिसमें 12 फुटबॉल खिलाड़ी फंस गए थे। ठीक है, 18 दिनों तक फंसे हुए थे 12 फुटबॉल खिलाड़ी। वो जो घटना हुई थी किस देश की है, तो वो घटना थाईलैंड की है दोस्तों। तो याद रखिएगा, थाईलैंड में 12 फुटबॉल खिलाड़ी फंस गए थे 18 दिन के लिए, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की बात करें, वर्तमान में कितने सदस्य हैं। देखिए, सदस्यों की संख्या ही पूछा जाए, किस ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं, ये परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो आईएमएफ दोस्तों याद रखिएगा, आईएमएफ में 190 सदस्य वर्तमान में है। और जो 190 मतलब कि जो 190 जो सदस्य है वो कौन सा है, तो ये भी याद रखिएगा, वो अंडोरा बना है। तो अंडोरा जो है आपका जो है वो 190वां मतलब देश है जो सबसे अंतिम देश जुड़ा है आईएमएफ के अंदर। तो आईएमएफ याद रखेंगे, आईएमएफ में 190 सदस्य हैं। और जो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जहाँ पर डब्ल्यूटीओ का जहाँ पर आपका वर्ल्ड बैंक का है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। और उसी समय स्थापना आईएमएफ की भी होती है जब वर्ल्ड बैंक की होती है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, आईएमएफ का भी है। और 1945 में दोनों की स्थापना होती है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन संगठन से, और क्वेश्चन पूछा गया G7। तो G7 है, तो G7 में कितने देश होंगे दोस्तों, 7 देश होंगे। नाम से पता चल जाएगा आपको। G7 में 7 देशों के कितने 7 देश हैं इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो G7 है क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो ये है एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है दोस्तों। तो आर्थिक संगठन है, याद रखेंगे। तो G7 कैसा संगठन है, आर्थिक संगठन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों, आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। ये अलग है, इसको जोड़ के न देखें। 26 जनवरी 1930 को जो दिवस मनाया गया वो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है भारत के अंदर वो 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है 26 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन जो 26 जनवरी 1930 की बात करेंगे, 1930 में जो हुआ था, जो सम्मेलन हुआ 1930 में, एक जगह पर रावी नदी किनारे जो सम्मेलन किया गया, तो वहाँ पर जो लाहौर अधिवेशन के बाद ये निर्णय लिया गया कि पूर्ण स्वराज हम करेंगे 1929 में। और उसी के बाद क्या 26 जनवरी 1930 को क्या किया जाता है, अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिए ये ऐलान किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ढाका बांग्लादेश। तो ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है दोस्तों। और ये कब होती है, तो 1906 में ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। सलीमुल्लाह खान थे इसमें नवाब, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 11वीं सदी की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था, तो उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म एक जगह है वहाँ पर उज्बेकिस्तान, वहाँ से एक यात्री आया था भारत, अल बरूनी। तो अल बरूनी जो आया था वो 11वीं सदी में आया था। कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। और किसके साथ आया था, तो ये महमूद गजनवी के साथ आया था, जब महमूद गजनवी ने भारत पर अटैक किया था। तो यहाँ पर चीज़ें देखेंगे कौन कौन सी यात्री किस किस समय में आए थे, उसको याद रखें। जैसे हेनसांग की बात करें तो हेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इत सिंह आया था भारत, नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया, 10 वर्षों तक वो यहाँ रुका। इब्न बतूता का नाम आपने सुना होगा, जो MBT के समय में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का शासक है, उसके समय में आया था। मार्को पोलो का नाम आपने सुना होगा, जो कि बेनिस यात्री है, उस समय आया था वो भारत। फाहियान की बात करें तो फाहियान पहला चीनी यात्री था जो भारत आया था। और वो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त वंश का जो तृतीय शासक था उसके समय में आया था। ठीक, याद रखेंगे ये सब चीज़ों को। आपने सेल्यूकस का नाम सुना होगा, जो चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं, जो कि मौर्य वंश का शासक था, जो मौर्य वंश की स्थापना करता है, उसके शासनकाल में आया था। इसको याद रखेंगे चीज़ें। अब आया क्वेश्चन, अब कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया MS एक्सेल के संबंध में। ठीक है, तो MS एक्सेल के संबंध में आप लोग याद करें, जो MS एक्सेल 2010 वाला जो MS एक्सेल है, इसको याद रखेंगे। MS एक्सेल जो है वो 2010 वाले की बात कर रहे हैं हम।
2010 में जो 2010 वाला जो वर्जन है MS एक्सेल का, उसमें पूछा गया कितने कॉलम है दोस्तों। तो कॉलम है 16,384 कॉलम है दोस्तों। तो 16,384 क्या है, कॉलम है। याद रखिएगा इसको, ये देखिए गिनती में है तो इसको आसान नहीं होगा, तो इसको आप कहीं जगह नोट कर लें और कई बार इसको बार बार देखें तो इसको आप याद कर लीजिए। तो 16,384 कॉलम है। तो कॉलम तो कम है, लेकिन जब हम रो की बात करें, रो यानी कि हम जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कितनी हैं, तो इसको याद रखें, ये है लाखों में है। तो ये 10,48,000 लगभग पड़ेगा। 10,48,576 ये रो बनाई गई हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कॉलम कितने हैं। कॉलम जो होते हैं वर्टिकल लाइंस होती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको रो कहा जाता है। मतलब गिनती जो होगी, हम लोग जो आएंगे तो रो के रूप में ऊपर से नीचे आएंगे, और जब कॉलम चलते हैं तो यहाँ से चलते हैं। तो याद रखें रो कॉलम की संख्या जो एक्सेल आपका 10 है उसमें कितने याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्यूटर से पूछा गया, MPEG का फुल फॉर्म क्या है। तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। याद रखेंगे, आप लोग याद करके जाइए, फुल फॉर्म जरूर याद करिए। देखिए क्वेश्चन हमेशा एक ना एक आ रहा है। तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो है, ये आपका जो है MPEG का फुल फॉर्म है। और सबसे पॉपुलर ये एक्सटेंशन है जो वीडियो फॉर्मेट प्रेजेंट करता है। वीडियो फॉर्मेट, ये इसी फॉर्मेट पे आपको वीडियो जो अगर डाउनलोड करते हैं आप किसी साइट से, तो MPEG के फॉर्मेट में ही डाउनलोड होती है। उसके अलावा कुछ इमेजेस के भी आपको फुल फॉर्म याद रखेंगे जो उसका एक्सटेंशन है, जैसे कि JPEG। अक्सर आप लोग फॉर्म भरते होंगे तो आपके जो इमेजेस अपलोड करने के लिए जो मांगते हैं वो JPEG के फॉर्म में मांगा जाता है, और अक्सर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के रूप में जो सेव होता है वो PNG के फॉर्म में सेव हो जाता है, उसको JPEG में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो JPEG है उसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप नाम है, और PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स के नाम से जाना जाता है। और PDF आजकल देख रहे हैं कि जो फॉर्म अब जो आ रहे हैं उसमें देखिए आप इसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए भी कहा था, और अक्सर कहता है PDF के फॉर्म में सेव करिए। ठीक है, तो PDF का फुल फॉर्म में क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। मतलब किस पे फोकस किया गया, तो कृषि पे फोकस किया गया था। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना वो उद्योगों पे फोकस किया गया था। तो कम से कम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है उसको जरूर याद करें, और किस उद्देश्य में किस प्रकार की चीज़ें लाई गई, क्या नई चीज़ें, क्या योजनाएँ लाई गई, और किस प्रकार के कारखाने स्थापित किए गए, उनको जरूर याद करके जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो कि कौन से मेट्रो सिटी को जोड़ती है। तो ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 4 मेट्रो सिटी को जोड़ती है, जिसमें से दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है और चेन्नई है। और ये योजना 2001 में लाई गई थी, और उस समय सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, उसमें थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आई थी जो 4 मेट्रो शहरों को कनेक्ट करती है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट टर्म किसके द्वारा दिया गया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं चार्ल्स डार्विन की ये जो थ्योरी है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी। इसको याद रखेंगे, 1869 में इसको प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु कोष्ठिका एलोवियोली का क्या तात्पर्य है। तो वायु कोष्ठिका कहाँ पाई जाती है। तो पहले नंबर आपको पता होगा, अगर आपको ये पता है कि वायु कोष्ठिका कहाँ पाई जाती है तो आप आसानी से इसका मतलब समझा पाएंगे। ये मानव फेफड़े के अंदर पाई जाती है। ये छोटे छोटे वायु कोश होते हैं जिसमें आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक्सचेंज होती है जहाँ पर, तो वहीं वो होती है वायु कोष्ठिका कहलाती है वहाँ पर। तो याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप परीक्षा में, भारत में प्रथम पहली सफल कपास की मिल कहाँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया सफल कपास की मिल की बात कर रहा है, तो मुंबई में स्थापित की गई, 1954 में स्थापित की गई थी ये मुंबई के अंदर। पहली सफल मिल भी यही है, पहली सफल मिल अगर कोई है तो यही कपास वाली मिल है भी, और कपास के रूप में भी सफल यही है, क्योंकि जो सबसे पहले जो आपकी कपास की मिल जो खोली गई थी वो 1818 में बहुत पहले खोली गई थी। वो आपकी कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में खोली गई थी, जो कि असफल साबित हुई थी। तो याद रखेंगे क्वेश्चन। फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ यूनिटी को डिजाइन किसने किया। तो देखिए बहुत ही मतलब कि थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर से भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसको याद रखें जरूर क्योंकि बार बार रिपीट हो सकता है। तो ये राम बी सुतार द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया। तो आप लोग जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल पे आधारित है, और इसका उद्घाटन किया गया 31 अक्टूबर 2018 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको किया गया। ठीक है, और नर्मदा, और यह है इसलिए नर्मदा जिला है जो कि गुजरात के अंदर है। ठीक है ना, तो वहीं पर इसकी स्थिति है। और जो
जो जिस द्वीप के ऊपर इसको स्थापित किया गया उसका नाम है साधु बेट द्वीप। तो साधु बेट द्वीप पे इसको स्थापित किया गया। इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर है और फिट में नापे तो 597 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो वो पहले अभी तक तो थी इनकी थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी थी अभी कुछ समय पहले तक, और अब जो हो गई है वो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की हो गई है, जो कि चाइना के अंदर है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, अब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज पूछा गया है कि अंग्रेजों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई? तो प्रथम व्यापारिक कोठी जो ऑप्शन था तो वो आपका था सूरत, जो कि 1613 में स्थापित किया गया था। उससे पहले एक व्यापारिक कोठी और भी खोली गई थी, लेकिन वो अस्थायी रूप से थी, जो कि मछलीपट्टनम में खोला गया था, आंध्र प्रदेश में 1611 में, यानी पूर्वी तट पे खोला गया था। और सूरत आप लोग देखते हैं कि आपका पश्चिमी तट में है, तो याद रखेंगे। तो पहली व्यापारिक कोठी स्थायी रूप से जानना चाह रहा है एग्जामिनर, तो स्थायी रूप से सूरत में, और जो अस्थायी रूप से जो कि 1611 में स्थापित किया गया था मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, जो कि पूर्वी तट पे है, इसको याद रखेंगे। 2016 का करंट अफेयर देखिए, क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है 2016 में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर की, मतलब ये जुरासिक काल के समय की बात कर रहा है, तो मिलियन वर्ष पुराने 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो कहाँ से मिले हैं दोस्तों? गुजरात से मिले हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, वंशागति का नियम या अनुवांशिकता का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया? तो अनुवांशिकता के नियम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था, और इनके 3 थ्योरीज थी, और उस 3 थ्योरी पे इनका जॉर्ज मेंडल का जो नियम है अनुवांशिकता को आधारित है। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है विसंयोजन का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अवयवन का नियम है। इसको आप लोग पढ़ लें और नोट भी कर लें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत सिंपल है, किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? किसी परमाणु के अंदर, जब परमाणु देखते हैं आप लोग तो परमाणु के अंदर कई कक्षाएं होती हैं, और उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये इनर आपके सेल में पाए जाते हैं कि मिडिल सेल में पाए जाते हैं कि आउटर सेल में पाए जाते हैं? तो आउटर सेल में संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो कि संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं किसी तत्व के। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है बहुत। देखिए राज्यसभा का तो पहले नंबर, राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल नहीं होता। दूसरा, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 6 वर्ष का होता है, और हर दो वर्ष पे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अभी आप लोगों ने हाल ही में न्यूज़ भी सुना होगा कि राज्यसभा से कई सदस्य क्या हुआ है, सेवानिवृत्त हुए हैं अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके। तो यह इसको याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा के द्वारा होता है? देखिए तो आप आइडिया लगा सकते हैं, ये कोई जीएस का क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं। तो जो समुद्री मार्ग होता है उसी के द्वारा अधिकतम विदेशी व्यापार किया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कहाँ पर सैनिक छावनी है? तो सैनिक छावनी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे। तो जालंधर में सैनिक छावनी है। सैनिक छावनियाँ बहुत जगहों पर हैं, कम से कम 62 छावनियाँ हैं पूरे आपके देश के अंदर। तो लखनऊ के अंदर भी छावनी है, ठीक है, दिल्ली में भी छावनी है, कानपुर में भी छावनी है, अम्बाला अमृतसर में बहुत जगह है, इसको याद नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो जो क्वेश्चन आया उसी को याद कर लीजिए कि जालंधर में छावनियाँ हैं, उदयपुर, कोटा और जयपुर में छावनियाँ नहीं हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आया तो इसको याद करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी आप लोग उसको आप याद कर चाहें तो उसको एक बार देख लें सही नज़र से, तो कहाँ कहाँ छावनियाँ हैं तो याद करें। कैंट एरिया होता है वो छावनी होती है, जहाँ पर काफ़ी लंबे समय से सेना की टुकड़ी रह रही होती है वहाँ पर, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो दोस्तों आते हैं, याद करेंगे, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ पे आया है? तो ये देखिए फैक्ट है, तो एयरपोर्ट से क्वेश्चन आया। देवी अहिल्याबाई होलकर जो एयरपोर्ट है वो इंदौर में है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसी तरह के बहुत से एयरपोर्ट हैं, उनको जरूर याद करके जाइए क्वेश्चन में। एक नया क्वेश्चन ये है कि सिक्किम में मास्क और मुखौटा लगा के जो डांस करते हैं, जो नृत्य करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो छम डांस कहलाता है, लामा डांस भी बोलते हैं इसको। तो लामा या छम डांस के नाम से जाना जाता है, जो कि सिक्किम के अंदर मास्क और मुखौटा लगा के डांस करते हैं, इसको याद रखेंगे। कश्मीरी हंगुल
किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। ये दाची गाम नेशनल पार्क है, जो कि श्रीनगर में है, जो कि श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, जो कि श्रीनगर में दाची गाम में। यह हंगुल, जो एक कश्मीर हंगुल जो कि हिरन की प्रजाति है, ये वहाँ पर पाया जाता है। संसद में सरकारी बिल कौन पेश करता है? तो सरकारी बिल जो होते हैं मंत्री पेश करते हैं, याद रखेंगे। और जो इसमें दो तरह के बिल होते हैं, प्राइवेट बिल होता है, सरकारी बिल होता है। तो जो सरकारी बिल होता है वो तो मंत्री पेश करते हैं, और प्राइवेट बिल सभा के अंदर, संसद के अंदर कोई भी सदस्य कर सकता है पेश। तो ये याद रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। मतलब समुद्र के अंदर गहराइयाँ बहुत अलग अलग गहराइयाँ पाई जाती है, लेकिन जो समान गहराई की रेखाएं जो होंगी, जो मिलाई जाएंगी, उसे क्या बोलेंगे? आइसोबाथ बोलेंगे। अब देखिए, सबसे अलग क्वेश्चन पूछा गया है। अगर किसी ने पढ़ा होगा, पुराना हिस्ट्री थोड़ी पढ़ी होगी, आज़ादी के बाद की अब तक की हिस्ट्री पढ़ी होगी, और जिसने नागालैंड के बारे में पढ़ा होगा, और या पूर्वोत्तर भारत में जो प्रदेश उनके बारे में पढ़ा होगा, तो तभी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। बांस का फूल गिरने से क्या होता है? तो बांस का फूल गिरने से क्या होता है? देखिए, बहुत ही आउटसाइड क्वेश्चन है। जब बांस का फूल गिरता है तो क्या होता है? चूहों की संख्या वहाँ बढ़ जाती है, क्योंकि वो फूल जो होते हैं वो चूहे खाते हैं, तो धीरे करके वो अपना प्रजनन करते हैं और संख्या बढ़ा लेते हैं। तो एक बांस के फूल को लेकर क्रांति भी हुई थी पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये याद रखेंगे। तो बांस का जो फूल गिरता है वो चूहों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं और काफ़ी नुकसान भी करते हैं चूहे वहाँ पर। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी बेक्वेल ने किसकी खोज की थी? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हेनरी बेक्वेल ने रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने कोलकाता में फोर्ट विलियम के अंदर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कब? 1784 में की थी। तो कोलकाता में 1784, पश्चिम बंगाल में है फोर्ट विलियम, वहाँ पर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। 1784 की बात कर रहे हैं, वो पुरानी बात है, उस समय इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। देखिए, योजनाओं से भी परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं, 1-2 आ ही जा रहे हैं। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो 2014 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता था कि जो मंत्री होंगे वो अपने क्षेत्र, जो अपना संसदीय क्षेत्र होगा, वहाँ से उस क्षेत्र के किसी एक गांव को गोद लेंगे और उसको जल्द से जल्द क्या करेंगे? उसका विकास करेंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे। तो यहाँ देखिए, याद रखेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपना संसदीय क्षेत्र जो उनका वाराणसी, वहाँ से उन्होंने जयापुर नामक एक गांव था, उसको गोद लिया था, उसको डेवलप करने का काम किया गया। बुनियादी ढांचा और जो अवसंरचनात्मक विकास है उसको करना था उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से पूछा गया क्वेश्चन, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न दिया गया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ये दिया गया था। उसके बाद दूसरे नंबर के प्रेसिडेंट भी थे ये, पहले तो राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और इन्हीं को भारत रत्न दिया गया था, राष्ट्रपति बनने से पहले दे दिया गया। इससे बहुत से राष्ट्रपति बने हैं जो उनको पहले से मिला, लेकिन पहले कौन से थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले उनको मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दे दिया गया था? APJ अब्दुल कलाम भी नहीं बन पाए थे राष्ट्रपति, उससे पहले उनको भारत रत्न दे दिया गया था। बाद में उनको 2002 से 2007 तक का वो राष्ट्रपति पद पे वो पदासीन थे। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलाधार रेंज पर्वत श्रेणी का भाग है? क्वेश्चन पूछे, किस पर्वत श्रेणी का भाग है धौलाधार रेंज जो है? तो ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय का हिस्सा है। तो ये आप क्या नाम है, पर्वत पठार वाला जो सेक्शन है उसको जरूर देखें आप लोग ज्योग्राफी के अंदर, वहाँ से आपको पता चल जाएगी कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, कहाँ कहाँ किस किस पर्वत हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो इसको आपको आसानी होगी याद करने में। अब देखिए, बहुत ही साइड क्वेश्चन पूछा गया है, आसानी से कोई क्वेश्चन आंसर दे नहीं पाएगा, तो वो याद रखेंगे आप लोग। माइकल जैक्सन के साथ 1991 में रिलीज हुई ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग जो है माइकल जैक्सन का है, उसमें भारत के किसी व्यक्ति ने वहाँ पर डांस किया था उनके साथ। तो वो जो शास्त्रीय नृत्य किया था उनके साथ, तो वो शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? तो वो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो ओडिसी नृत्य डांस किया गया था उनके साथ, ये माइकल जैक्सन के साथ, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही सिंपल और रिपीटेड क्वेश्चन है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में ढाका यानी बांग्लादेश में इसकी स्थापना की गई थी। और याद रखेंगे, इसका जो मुख्यालय है ढाका में जरूर इसकी स्थापना की गई थी,
लेकिन इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल के अंदर है और 8 सदस्य हैं। और जो 8वां देश है, जो अंतिम देश है, वो अफगानिस्तान इसके साथ जुड़ा था। कब जुड़ा था दोस्तों? 2007 में जुड़ा था, 2007 में जुड़ गया था अफगानिस्तान। तो सार्क का याद रखेंगे, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है? वो काठमांडू नेपाल में, लेकिन स्थापना ढाका के अंदर हुई थी, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आपके क्या नाम है, यूनेस्को साइट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये सब याद जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, इसलिए हालांकि जो सिविल सेवा की नींव रखी थी वो वारेन हेस्टिंग ने रखी थी, लेकिन जो जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसमें सुधार किया, इसका आधुनिकीकरण किया, इसका विकास किया। तो इसीलिए सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, ना कि वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग ने सिर्फ नींव रखी थी। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकते हैं। अगर पूछा जाए सिविल सेवा की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी वारेन हेस्टिंग ने, लेकिन उसका विकास आधुनिकीकरण किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और जनक कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो ये जरूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी न्यूज़पेपर के संपादक कौन थे? तो आप लोग जानते हो केसरी के संपादक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 1881 में इसकी स्थापना की गई थी, इसकी संस्थापना की गई थी। रमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले जो थे वो कौन थे भारत के अंदर? तो विनोबा भावे को 1958 में इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद है गणेश वासुदेव मावलंकर थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, याद रखेंगे। ब्रिक्स देश आप लोग सुनते होंगे, BRICS, और इसका अंतिम देश कौन है? तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका है, जो कि 2010 में शामिल हुआ था। हालांकि जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी और 2010 में साउथ अफ्रीका इसके साथ जुड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज़्यादा राज्यों या सबसे कौन सा ऐसा प्रदेश है जिससे सबसे ज़्यादा राज्य जुड़े हुए हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा है। तो 8 राज्य तो आप उसको देखेंगे और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है, इससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे असम आता है, जो सबसे ज़्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पे असम है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, जब पृथ्वी पर लाइट पड़ती है, जब प्रक्षेपण होता है लाइट का, तो 7 रंग में डिवाइड हो जाते हैं जो प्रकाश होते हैं। उस 7 रंगों में जो कौन सा ऐसा रंग है जिसका विचलन सबसे कम होता है? तो वो लाल रंग है। और सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो बैगनी रंग का होता है, जो सबसे नीचे होता है। तो ये याद रखेंगे। सबसे पुराना क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन कौन सा है? तो सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन जो वो एटक है, जिसकी स्थापना 1920 में बॉम्बे में किया गया था, इसको याद रखेंगे। और जो इसके प्रेसिडेंट थे यानी अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे, और जो जनरल सेक्रेटरी जो थे इसके वो दीवान चमन लाल थे, इसको याद रखेंगे। अब आएंगे क्रिप्स मिशन के समय, कि जब क्रिप्स मिशन आया था भारत में, उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे विंस्टन चर्चिल थे। लेकिन जब कैबिनेट मिशन आया था तो वो भी याद रखेंगे आप लोग, जो कैबिनेट मिशन जब आया था तो उस समय कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। तो याद रखेंगे इसको, जो कैबिनेट मिशन थे क्लेमेंट एटली जो थे उसमें पीएम वहाँ के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम ट्रेन कहाँ से शुरू हुई? तो याद रखेंगे, जो सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम ट्रेन जो संचालित हुई है वो दिल्ली से संचालित हुई है। और कहाँ गई है? सफदरजंग यानी हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ तक चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया और कई बार रिपीटेड है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के जो गवर्नर जनरल रहे थे और उन्होंने जो गोलियाँ चलवाई थी लोगों पर, जिनका नाम था माइकल ओ डायर, तो माइकल ओ डायर, उनको गोली किसने मारी थी, उनकी हत्या किसने की थी? तो बहुत लंबे समय बाद इनकी हत्या की गई थी। 1940 में उधम सिंह के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, याद रखेंगे। किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर स्थित होता है? किस प्रकार का पौधा होता है? वो प्रकार कौन सा है पौधे का जिसमें जो बीज होते हैं फल के अंदर होते हैं? कुछ जो बीज होते हैं वो बाहर ही होते हैं, उसके ऊपर फल नहीं पाया जाता है।
मैं कुछ बीज ऐसे होते हैं जो फलों के अंदर मतलब उसके ऊपर फल पाया जाता है, तो वो कौन से पौधे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और जो दूसरा होता है वो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, जो बीज स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार का फल नहीं पाया जाता, कह सकते हैं फूल भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो आपको अगर नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पता, नवीकरणीय ऊर्जा वो होती हैं जो भी हाल ही फिलहाल में खोजी गई हैं और जिसका बार बार क्या परिवर्तन हम करके नई ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो समाप्त ना हो, ठीक है, जो लंबे समय तक चले जाए, ठीक है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, दोबारा उसको जनरेट कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, जल विद्युत ऊर्जा की बात करें, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास और जैव ईंधन की बात करें, ये नवीकरणीय ऊर्जा होती है। और अगर जब गैर नवीकरणीय ऊर्जा मतलब जिससे हम लोग बार बार उत्पादन नहीं कर सकते, जिसका हम चक्रीकरण नहीं कर सकते, जिसको दोबारा नहीं बना सकते, वो है कोयला। अगर कोयला का इस्तेमाल होता रहा गति के साथ, तो वो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जो समाप्त हो जाएगा और दोबारा हमें कोयला प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार से पेट्रोलियम भी है, उसी प्रकार से प्राकृतिक गैस भी है। नाभिकीय ऊर्जा, अगर नाभिक जो पाए जाते हैं, जो पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि यूरेनियम की बात करें, थोरियम की बात करें, अगर ये समाप्त हो जाएगा तो फिर हमें दोबारा नहीं मिलेगा, एक ऐसा ईंधन है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आई 2020 में, उसके अनुसार जीव जंतुओं की प्रजातियों में गिरावट जो आई है, जीव जंतुओं की जो प्रजातियों में जो गिरावट आई है, किस क्षेत्र में आई है, तो वो है दोस्तों लैटिन अमेरिका और कैरेबियन सागर में गिरावट दर्ज की गई है। तो इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसको आप लोग ध्यान सुने। मानव जाति प्राचीन समय से भारत में किस क्षेत्र में रहती आई है, तो याद रखें कि वो है नर्मदा घाटी। ठीक है, तो नर्मदा घाटी में मानव प्रजाति में मानव के कंकाल जो है नर्मदा घाटी से, प्राचीनतम कंकाल जो मिले नर्मदा घाटी के पास से मिले हैं। तो जो पुराने मानव रहे हैं प्राचीन भारत के अंदर, वो नर्मदा घाटी के पास पाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है आपके। तो ये जितने क्वेश्चन हैं ये सभी पुराने फेज़ों में पूछे गए प्रश्न हैं, ये उनका संकलन है। मैं ऐसे इसको वीडियो लाता रहूँगा और आप उसको ध्यान से सुने, और जो मैं उसके साथ चीज़ें जो जोड़ के बता रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुने। अगर आप एक बार सुन लेते हैं तो परीक्षा में अगर आया प्रश्न तो आप 100% मानिए आप एक्सीड करेंगे, परीक्षा के अंदर कंपटीशन बीट करने की स्थिति में होंगे और सफलता की तरफ होंगे आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।